जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट फार्मूला एमसीक्यू के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट फार्मूला एमसीक्यू का पहला क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने 15 वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो कि आपका केमिस्ट्री में फार्मूला से संबंधित था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका सीधे सीधे केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट फार्मूला से संबंधित है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है FeSO4 4H2O, दूसरा ऑप्शन है FeSO4 6H2O, तीसरा ऑप्शन है FeSO4 7H2O और चौथा ऑप्शन है FeSO4 5H2O। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो फेरस सल्फेट है इसके क्रिस्टल का, यानी कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हम सबों ने कई बार इसको याद करा है कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है FeSO4 7H2O। क्या होता है? FeSO4 7H2O। और साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी FeSO4 7H2O को ही क्या बोला जाता है? हरा थोथा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरा थोथा बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। तो मेरे मित्र आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से हरा थोथा या ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक सूत्र है, तो आप सभी क्या कहेंगे? FeSO4 7H2O। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका FeSO4 7H2O है, जिसको आप फेरस सल्फेट का क्रिस्टल कह रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसी को आयरन 2 सल्फेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयरन 2 सल्फेट भी बोला जाता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि FeSO4 7H2O को क्या बोला जाता है? आयरन 2 सल्फेट भी बोला जाता है या फिर ग्रीन विट्रॉल भी बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी जब आपने यहाँ पे ग्रीन विट्रॉल की बात करा तो हमारे एग्जाम में तो कभी कभी हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से ब्लू विट्रॉल का फार्मूला है, यानी कि नीला थोथा का फार्मूला है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रॉल का फार्मूला है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी CuSO4 5H2O यानी कि कॉपर सल्फेट को क्या बोला जाता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी नीला थोथा बोला जाता है या फिर ब्लू विट्रॉल बोला जाता है। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी एग्जाम में तो क्वेश्चन आइल ऑफ विट्रॉल करके भी पूछा जाता है, तो आइल ऑफ विट्रॉल क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से आइल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक सूत्र है, तो आप क्या कहेंगे? H2SO4। क्या कहेंगे? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोला जाता है? तो आप सभी याद रखना, आइल ऑफ विट्रॉल बोला जाता है। और भाई मेरे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से रेड विट्रॉल का फॉर्मूला है, यानी कि लाल थोथा किसे बोला जाता है, तब आप सभी क्या कहेंगे? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका CuSO4 7H2O होता है, यानी कि जो आपका कोबाल्ट सल्फेट होता है, उसको क्या बोला जाता है? रेड विट्रॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड विट्रॉल बोला जाता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाए कि निम्नलिखित में से व्हाइट विट्रॉल का फॉर्मूला है, तब आप सभी क्या कहेंगे? तो स्टार मार्क दे करके आप इसको भी नोट कर लेंगे कि जब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से व्हाइट विट्रॉल का रासायनिक सूत्र होता है, तब आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ZnSO4 7H2O को क्या बोला जाता है? व्हाइट विट्रॉल बोला जाता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से हरा थोथा है, आप कहेंगे FeSO4 7H2O, इसी को इंग्लिश में ग्रीन विट्रॉल बोला जाता है। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला CuSO4 5H2O, आइल ऑफ विट्रॉल H2SO4, रेड विट्रॉल CuSO4 7H2O, व्हाइट विट्रॉल ZnSO4 7H2O। तो ये छोटा छोटा बात भी आप अपने माइंड में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है केवल क्लोराइड तैयार होता है, दूसरा ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होता है, चौथा ऑप्शन है केवल हाइड्रोजन गैस तैयार होता है। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे सीधे सीधे बात करी जा रही है कि अगर लोहे की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया जाए तो प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिलेगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं तो लोहा की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु के साथ करा दे रहे हैं, और जब आप लोहा की अभिक्रिया HCl के साथ कराएंगे तो आप क्या पाएंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी FeCl2 पाएंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, FeCl2 को ही यहाँ पे क्या बोला जाएगा? आप कहेंगे आयरन क्लोराइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आयरन क्लोराइड बोला जाएगा, जिसको हम लोग प्योर हिंदी में क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग प्योर हिंदी में लोह क्लोराइड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब लोहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा? आप कहेंगे आयरन क्लोराइड यानी कि लोह क्लोराइड बनाएगा, और साथ ही साथ क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? आपका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? केवल क्लोराइड तैयार होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में कहा जा रहा है केवल क्लोराइड तैयार होता है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? तो सर आयरन का क्लोराइड तो बन ही रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है, तो पहला ऑप्शन सर गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर अभिक्रिया नहीं होती तो फिर ये दोनों प्रोडक्ट कैसे बना? इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच अभिक्रिया होती है, तो आपका सर दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। आपका तीसरा ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होता है, तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है उसमें हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो रहा है, तो ये किस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है? तो मेरे मित्र आप सभी ने पढ़ा है कि अगर धात्विक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस रिलीज करती है? आप सभी कहते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। आप सबों के मन में चल रहा होगा यहाँ पे हम कैसे समझेंगे? आसानी से समझ सकते हैं। भाई मेरे आप ये बताओ कि जो आपका आयरन है ये क्या है? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, ये तो धातु है, और ये HCl क्या है? आप कहेंगे सर अम्ल है। तो जरा सा आप हमको ये बताइए कि यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है वो किसके किसके बीच हो रही है? आप कहेंगे कि गुरुजी धातु और अम्ल के बीच हो रही है। जाहिर सी बात है कि जब धातु और अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस रिलीज करेगा? आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो मेरे मित्र आप सभी इस बात को भी नोट कर लेंगे कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब आपका कौन सा गैस रिलीज होता है? आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अम्ल डैश के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। आप कहेंगे धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आयरन के वायु के उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? ऑप्शन दिया हुआ है Fe3O2, दूसरा ऑप्शन है FeO3, तीसरा ऑप्शन है Fe2O3, चौथा ऑप्शन है Fe2O। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आयरन के वायु के उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर कोई भी चीज़ वायु की उपस्थिति में जलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा होगा? आप कहेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा होगा। काहे? क्योंकि आप सभी कहते हैं कि गुरुजी दहन के लिए ऑक्सीजन का होना अत्यंत ही आवश्यक है। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आयरन के वायु के उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है। मतलब साफ है कि आयरन जो वायु के उपस्थिति में जल रहा होगा वो क्या कर रहा होगा? तो सर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा होगा। तो आप सरल शब्दों में इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आयरन और ऑक्सीजन के बीच जब अभिक्रिया होगी तो किस प्रकार का पदार्थ बनेगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब 2Fe2 3O2 के साथ अभिक्रिया करेगा तब ये 2Fe2O3 बना लेगा। क्या कहेंगे कि जब आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तब वो Fe2O3 बना लेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर आयरन वायु की उपस्थिति में जले तो ये क्या बनाएगा? आप कहेंगे फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो ये Fe2O3 है ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, तो आप सभी ने कई दफ़ा याद करा होगा कि जंग का भी रासायनिक सूत्र यानी कि रस्ट का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं Fe2O3 ही होता है, यानी कि इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड ही बोलते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है Fe2Cl, दूसरा ऑप्शन है FeCl2, तीसरा ऑप्शन है Fe2Cl3 और आपका चौथा ऑप्शन है FeCl। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र अभी जस्ट आपने देखा है कि जब आयरन 2HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो क्या बना रहा था, तो आप सभी ने देखा है कि FeCl2 और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा था। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग समान रूप से आयरन क्लोराइड भी कह देते हैं, या फिर क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग फेरस क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस क्लोराइड भी कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि फेरस क्लोराइड का जो आणविक सूत्र होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे FeCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FeCl2 हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी FeCl2 हमारे ऑप्शन बी में है और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि MgO का विलयन डैश होता है। ऑप्शन दिया हुआ है अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है उभयधर्मी, तीसरा ऑप्शन है उदासीन, चौथा ऑप्शन है क्षारीय। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो विलयन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो विलयन होता है उसका नेचर कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है या फिर उदासीन होता है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि जब हम लोग धातु के ऑक्साइड की बात करते हैं, जब हम लोग धातु के ऑक्साइड की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं उसका नेचर प्रकृति कैसा होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी क्षारीय होता है, यानी कि धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं सभी का नेचर बेसिक होता है। और जब हम लोग बात करते हैं अधातु के ऑक्साइड की, जब हम लोग बात करते हैं अधातु के ऑक्साइड की, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अधातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक होती है। और साथ ही हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के विलयन के बारे में बात की जा रही है और हम सबों को मालूम है कि मैग्नीशियम जो है वो हमारा क्या है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये मेटल है। क्या है? मेटल है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, तो धातु के ऑक्साइड है। और आप देख लीजिए कि धातु के ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, आप कहेंगे सर क्षारीय होगा। तो क्षारीय आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में है। तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमेशा आप सबों को ध्यान में रखना है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति वाले होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति वाले होते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि धातु के ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि धातु के ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षारीय ऑक्साइड बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं इसको क्या बोला जाता है, तो आप सभी माइंड में रखेंगे इसको अम्लीय ऑक्साइड बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो क्षारीय ऑक्साइड होंगे, जो क्षारीय ऑक्साइड होंगे उसकी प्रकृति कैसा होगा, आप कहेंगे सर क्षारीय ही होगा। और जो अम्लीय ऑक्साइड होंगे उसकी प्रकृति आप कहेंगे सर अम्लीय ही होगा। लेकिन ध्यान में रखेंगे, मैंने आपको कई बार अपने सेशन में बताया है कि जब बात करी जाएगी उभयधर्मी ऑक्साइड की, ध्यान में रखिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और ये जो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ये क्या होते हैं, तो सर ये वैसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। यानी कि वैसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है क्या कहलाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कई बार बताया है और अभी भी बता रहा हूँ, जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, साथ ही साथ जो आपका जिंक ऑक्साइड है, साथ ही साथ जो आपका लेड ऑक्साइड है, ये सब के सब अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं।
और मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका क्षारीय ऑक्साइड होता है ये कभी क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। क्षारीय ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेगा? अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। और अम्लीय ऑक्साइड कभी भी अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। किसके साथ करेगा? तो सर क्षारीय ऑक्साइड के साथ करेगा। लेकिन जो उभयधर्मी ऑक्साइड होगा वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा। तो आप ये चीज़ भी अपने माइंड में रखेंगे। साथ ही आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी उदासीन ऑक्साइड भी होता है। बिल्कुल होता है सर। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग उदासीन ऑक्साइड की बात करते हैं तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उदासीन ऑक्साइड को हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। और मेरे मित्र अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि उदासीन ऑक्साइड क्या होता है तो आप कहेंगे कि ना तो इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है और ना ही बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। मतलब ये कि ना तो इसमें अम्लीय वाला गुण होता है और ना ही क्षारीय वाला गुण होता है। एग्जाम्पल क्या होगा? तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और साथ ही साथ जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये दोनों क्या कहलाते हैं? उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया हुआ है CuSO4 5H2O, दूसरा ऑप्शन है CuSO4 7H2O, तीसरा ऑप्शन है CuSO4, चौथा ऑप्शन है CuSO4 2H2O। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र जरा सा आप हमको ये बताओ कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे कि गुरुजी कॉपर सल्फेट का रासायनिक फार्मूला CuSO4 होता है। और आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जल योजित का मतलब क्या हुआ? मतलब वैसा कॉपर सल्फेट जिसमें जल भी क्या हो? मौजूद हो। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसी सेशन में आपने बताया है कि जब हम लोग CuSO4 5H2O की बात करते हैं यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ जब हम लोग वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं तब जो ये हमारा रासायनिक सूत्र हो जाता है ये क्या कहलाता है? आप कहेंगे जल योजित कॉपर सल्फेट कहलाता है। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान में रखिएगा सिर्फ कॉपर सल्फेट पूछा जाएगा आप कहेंगे CuSO4। और जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आप कहेंगे कॉपर सल्फेट में जब 5 मॉलिक्यूल्स पानी का जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? जल योजित कॉपर सल्फेट कहलाएगा। साथ ही इसी सेशन में मैंने आपको ये भी बताया है कि CuSO4 5H2O को क्या बोला जाता है? आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को ब्लू विट्रॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लू विट्रॉल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आप कहेंगे नीला थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला थोथा कहते हैं। तो आप ये भी हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है RCOOMg, दूसरा ऑप्शन है RCOONa, तीसरा ऑप्शन है RCOOCa और चौथा ऑप्शन है RCOOCi। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो साबुन होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सामान्य सूत्र को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में जनरल फार्मूला कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि सोप का जनरल फार्मूला क्या होता है? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे गुरुजी पहले ये बताओ कि साबुन क्या होता है। भाई मेरे आप सभी एक लाइन में याद रखेंगे क्या कि साबुन जो है वो उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण होता है। न हो तो आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे क्या कि साबुन उच्च वसीय अम्लों का अम्लों का सोडियम लवण होता है। सोडियम लवण होता है। और साथ ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है तो आप सभी याद रखेंगे साबुन का सामान्य सूत्र RCOONa होता है। साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है? RCOONa होता है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि साबुन का पूरा सूत्र क्या होता है तो आप सभी याद रखेंगे C17H35COONa क्या है? तो सर ये साबुन का सूत्र है।
तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे RCOONA। अगर पूछा जाए कि साबुन का सूत्र क्या होता है तो आप कहेंगे C17H35COONA। बहरहाल आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये बताओ कि साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप सभी याद रखना, साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है CCl4, दूसरा ऑप्शन है CHCl3, तीसरा ऑप्शन है CH4, चौथा ऑप्शन है C2H6। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में CCl4 लिखा हुआ है, CCl4 लिखा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका CHCl3, और ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और आपका नेक्स्ट है CH4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी मीथेन कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका C2H6, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? आप कहेंगे CHCl3। सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है C2H6, दूसरा ऑप्शन है C3H8, तीसरा ऑप्शन है C4H10 और चौथा ऑप्शन है C5H12। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? बड़ा ही इजी सा सवाल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है, जबकि आप सबों ने कई दफ़ा याद करा होगा कि C4H10 को क्या बोला जाता है? ब्यूटेन बोला जाता है। तो आप बताओ कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी पहले ऑप्शन में C2H6 लिखा हुआ है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो C2H6 है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। आप कहेंगे सर अगले ऑप्शन में C3H8 है, तो चला परेशान नहीं होना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। और आप कहेंगे सर अगले ऑप्शन में तो C5H12 है, तो भाई मेरे परेशान नहीं होना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे ये जो आपका ब्यूटेन है, इथेन है, प्रोपेन है, पेंटेन है, ये सब के सब किस ग्रुप के कंपाउंड हैं? तो गुरुजी ये एल्केन ग्रुप के कंपाउंड है। और ध्यान में रखेंगे एल्केन ग्रुप के कंपाउंड के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्केन ग्रुप के कंपाउंड के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे CnH2n+2 क्या होता है? एल्केन ग्रुप के कंपाउंड के लिए सामान्य सूत्र होता है, यानी कि जनरल फार्मूला होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि C6H14 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है। ऑप्शन दिया हुआ है हेक्सीन, दूसरा ऑप्शन है हेक्सेन, तीसरा ऑप्शन है हेक्साइन, चौथा ऑप्शन है हेप्टाइन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र बहुत सारे मित्रों के मन में आंसर आ गया होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि मैंने कई दफ़ा बताया भी है। तो सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है C4H10, दूसरा ऑप्शन है C4H8, तीसरा ऑप्शन है C3H8, चौथा ऑप्शन है C3H6। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो आइसोब्यूटेन होता है इसका आणविक सूत्र क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को ब्यूटेन का तो सूत्र मालूम है, लेकिन ये आइसोब्यूटेन क्या है? तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ब्यूटेन है, जिसका सूत्र आप सभी C4H10 कहते हैं, इसी ब्यूटेन के दो समावयवी होते हैं, दो आइसोमर होते हैं। पहला आपका क्या होता है? आइसोब्यूटेन, और दूसरा आपका क्या होता है? एन ब्यूटेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं।
तो आप सभी क्या कहेंगे कि ये जो आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन है ये क्या है, ब्यूटेन के समावयवी हैं, यानी कि आइसोमर हैं। अच्छा ध्यान में रखिएगा, समावयवी क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्बनिक कंपाउंड या फिर वैसा कार्बनिक कंपाउंड जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और ये घटना समावयवता कहलाती है। मैंने क्या बोला समावयवी के बारे में, कि वैसे कार्बनिक कंपाउंड जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो, अलग अलग हो। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गुरुजी ब्यूटेन का दो आइसोमर होता है, दो समावयवी होता है, एक होता है आइसोब्यूटेन और दूसरा होता है नॉर्मल ब्यूटेन, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का जो अणुसूत्र होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे समान होगा। और अणुसूत्र किसके जैसा होगा, आप कहेंगे ब्यूटेन के जैसा होगा। ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या है, तो C4H10, तो जो आपका आइसोब्यूटेन है इसका भी अणुसूत्र क्या होगा, आप कहेंगे C4H10 ही होगा। नॉर्मल ब्यूटेन का भी अणुसूत्र क्या होगा, आप कहेंगे C4H10 ही होगा। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एथेनॉल का सूत्र डैश है। बताइए नहीं बनेगा ये, आप सबों ने कई दफ़ा याद करा होगा कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ता हूँ, सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि C12H22O11 डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है रेत, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा ऑप्शन है नमक, चौथा ऑप्शन है क्ले। क्या होगा इसका आंसर, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब भी हम लोग C12H22O11 की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि ये चीनी का सूत्र हो जाता है। किसका सूत्र हो जाता है, चीनी का सूत्र हो जाता है। और जब हम लोग C6H12O6 की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ये ग्लूकोज का सूत्र हो जाता है। और जब हम लोग NaCl की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, तो गुरुजी ये साधारण नमक का सूत्र हो जाता है। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको कुछ रासायनिक यौगिकों के साधारण नाम और रासायनिक नाम दिया गया है और साथ ही साथ उसके यौगिक का सूत्र दिया गया है और आपको यहाँ पे मिलान करना है और सही ऑप्शन क्या होगा ये बताना है। ध्यान दीजिएगा कि आपके पहले ऑप्शन में क्विक लाइम दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप देखिए दूसरे साइड में कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ पे है, आप कहेंगे सर R में है, तो A आपका किसके साथ मिल जाएगा, आप कहेंगे सर R के साथ मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि B में क्या दिया हुआ है, स्लेक्ड लाइम, कहने की कोई जरूरत नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम बोला जाता है। तो देखिए सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे है, आप कहेंगे कि गुरुजी S में है, तो B आपका किसके साथ जाएगा, तो सर S के साथ जाएगा। और तीसरा है आपका यूरिया, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है CONH2 तो आप देख लीजिए कि CONH2 किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे कि सर CONH2 जो है ये P में है, तो C आपका किसके साथ मैच कर जाएगा, P के साथ। और साथ ही साथ जो आपका D में है वाशिंग सोडा, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी वाशिंग सोडा के लिए हम लोग Na2CO3 10H2O लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 10H2O नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ Na2CO3 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसी को मानेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो Na2CO3 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे कि गुरुजी ये Q वाले ऑप्शन में है। मतलब ये हुआ कि जो आपका A है वो R के साथ मैच कर रहा है, जबकि B जो है वो S के साथ मैच कर रहा है, C जो है वो P के साथ मैच कर रहा है और D जो है वो Q के साथ मैच कर रहा है। और ये चीज़ आपका आपके ऑप्शन C में है, इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है C2H5O2, दूसरा ऑप्शन है C3H7OH, तीसरा ऑप्शन है C3H5OH, चौथा ऑप्शन है C3H8O3। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ग्लिसरॉल का आणविक सूत्र क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ग्लिसरॉल का आणविक सूत्र C3H8O3 होता है और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।